नहीं देना। राष्ट्रीय धरोहर को किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट व्यक्ति को कैसे दिया? किसी भी बीजेपी के व्यक्ति में और किसी भी दलाल और गुलाम मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बात का जवाब दे सके और जिस आदमी ने झंडा फहराया प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठकर फोटो कैसे खिंचवा रहा। और जिन भी साथियों को, चाहे हमारे किसान साथी हो, चाहे पुलिस के साथी हो, जिनको भी उस दिन चोट लगी है, उनके प्रति मेरी हार्दिक संवेदना और मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित साथी और मंच के सामने बैठे हुए सभी मेरे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मेरे सभी नौजवान सम्मानित साथी, साथियों, जो 26 तारीख को हुआ, मैं बिना किसी शक सुबह के, बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी संकोच के बहुत सीधे सीधे कह रहा हूं, ये केंद्र सरकार की प्रशासन के साथ मिली हुई भगत से हुआ है और कोई इसका दूसरा कारण नहीं है। मैं इसका उदाहरण बताऊंगा। बहुत अच्छा है कि हम यहां पर हैं और मैं उस आंदोलन में, क्योंकि सुबह से आप सबके साथ में था, एक एक चीज मेरे सामने की है, मुझे किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। कोई गोदी मीडिया है या कोई और मीडिया है या कोई सरकार है या भाजपा के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं, आपको इस पर किसी पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो सच बोल नहीं सकते, सच बोलने की उनकी हिम्मत नहीं है। अगर वो इतने ही फिक्रमंद हैं कि लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया, तो क्या इस बात का जवाब है उनके पास में कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय धरोहर को किसी प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेट व्यक्ति को कैसे दिया? दे इस बात का जवाब। ये उनकी जागीर तो नहीं थी, देश की संपत्ति है, आपने किस अधिकार से डालमिया को दे दिया वो? और एक नहीं है, ऐसे कितने उदाहरण हैं जो पूरा देश प्रधानमंत्री ने बेच दिया। आप पहले भी सुन चुके होंगे, साथी बता के गए होंगे, सोशल मीडिया में लगातार आप देख रहे हैं, किसी भी आरएसएस के व्यक्ति में, किसी भी बीजेपी के व्यक्ति में और किसी भी दलाल और गुलाम मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है जो इस बात का जवाब दे सके और जिस आदमी ने झंडा फहराया प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठकर फोटो कैसे खिंचवा रहा, देगा इस बात का जवाब? कैसे वो गृह मंत्री के साथ में बैठा हुआ मीटिंग कर रहा, जवाब उसके साथ में कैसे फोटो खींचे हुए हैं? हिम्मत है तो दो रेस कर रहा हो। और थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, ध्यान है राजस्थान के हाई कोर्ट पर भगवा लहराया गया था, कोई भूला तो नहीं होगा? जयपुर में जो घटना घटी थी, कौन थे वो लोग? क्या किया उस समय तुमने? कुछ नहीं किया। और आज ये सारी घटना जो तुम्हारी द्वारा प्लांट है, इस सबको आप सारा आरोप किसानों पर मंड रहे हो। अब मैं आपको उस दिन की घटना पर ले जाता हूं, बाकी और जगह की छोड़ देता हूं, लेकिन यहां से इसकी गाजीपुर बॉर्डर की बताता हूं। आप देखिए, इस साइड में रोड चल रही है, ये रोड इधर से जाने वाली है और ये भी रोड इधर से जाने वाली है, बराबर वाली रोड भी इधर ही जा रही है। ये 14 लेन का पूरा है हाईवे जो दिल्ली से लेके मेरठ तक है। और आपको ध्यान होगा, जब एक बाई इलेक्शन हुआ था, उस बाई इलेक्शन में ये यही तक रोड बनी थी, इससे आगे की बनी नहीं थी। तो देश के प्रधानमंत्री उस इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए इसी पर 4 घंटे तक नाच रहे थे। ये वही रोड है, ध्यान होगा सबको। ये 14 लाइन की रोड है। इस 14 लाइन की रोड पे चारों तरफ ट्रैक्टर थे। कहां जाएंगे जब इतनी संख्या में ट्रैक्टर है? स्वाभाविक यही रहेंगे। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मैं आज की नहीं, अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने तकरीबन 150 आंदोलनों में भाग लिया है और मैंने जानता हूं कि किस तरह से सारे कार्यक्रम होते हैं। जब प्रशासन ने हमें यहां से
गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे से और फिर वहां से अप्सरा बॉर्डर जाकर वहां से फिर मोहननगर और फिर वहां से लाल कुआं और लाल कुआं से फिर इसी रोड पर आने का ये रूट हमें दिया था। तो क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी इस रूट को इस तरह से कॉरिडोर किया जाता, इस तरह से इस रूट को सुरक्षित किया जाता कि इधर से जितने भी ट्रैक्टर या जितने भी साथी आते उसी रूट में से होते हुए बहुत स्मूथली सब निकल जाते। क्या प्रशासन ने किया ये? नहीं किया। इस रोड में आप चले जाइए और इसके बराबर वाली ये 3 और 3 6 लाइन की रोड है, इसमें यहां से लेके और दिल्ली जब तक रिंग रोड आप टच नहीं करोगे कोई कट नहीं है, किसी भी तरह का कोई कट नहीं है। गांव का आदमी क्या जानेगा, यहां तो दिल्ली के रहने वाले आसपास के गाजियाबाद के रहने वाले वो कई बार भटक जाते हैं। तो जो ट्रैक्टर यहां खड़े थे, जो लोग यहां खड़े थे, क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी कि बीच में से डिवाइडर हटा के और एक कॉरिडोर ऐसा बनाना चाहिए था जो सारे के सारे यहां से स्मूथली उस तरफ आते और उसके बाद गाजीपुर फ्लाईओवर जो है उसके नीचे से निकलते हुए वहां निकल जाते। किसकी जिम्मेदारी थी ये हम करते तो हम पर 427 का मुकदमा लगता, आईपीसी की धारा 427 का कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। डिवाइडर हम तो नहीं हटा सकते, पुलिस को हटाना था डिवाइडर, प्रशासन को हटाना था डिवाइडर, क्यों नहीं हटाया? क्यों? क्योंकि आपके आकाओं ने क्या रखा था, इस आंदोलन को बदनाम करना है और इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है, इसलिए आपने बीच में से डिवाइडर नहीं हटाए, जिसकी वजह से ये सारी व्यवस्था गड़बड़ हुई। जिम्मेदार कौन है? आप है जिम्मेदार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कोई भी है, पूरी बीजेपी सरकार यहां आके आ जाए और इन दोनों लाइन में खड़े हो जाए, अगर वो दिल्ली वहां तक यमुना पार करके रिंग रोड तक ना पहुंचे, बीच में कहीं कोई कटनी है तो कहां पहुंचेगी वो? अगर उसे जाना है तो रूट आपको क्लियर करना है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये आपको करना था। आप बताइए कि जब बीच में डिवाइडर, उस तरफ डिवाइडर, इस तरफ डिवाइडर, जो लोग यहां खड़े हैं सामने आपने कंटेनर लगा रखे हैं, रोड को ब्लॉक किया हुआ है, कहां जाएगा आदमी? जो आम जनता है, जो लोग आए हैं किसान, उन्हें तो मालूम है ना कि जब परमिशन आपके पास में है फिर डिवाइडर क्यों लगा रखा आपने, ये आपने बैरिकेड क्यों लगा रखे, कंटेनर डाल के क्यों लगा रखे, कहां जाएगा? और आपने ऐसा भी नहीं किया कि यहां से चलते हुए अगर आपको यह होना चाह, आपका प्लान यह होना था कि अगर कुछ लोग इधर भी चले जाएं तो आप रिंग रोड पर वहां रोकते और वहां लोगों को यू टर्न घुमा के और कहते कि ये रोड नहीं है, ये है आपका। हमारी जिम्मेदारी क्या थी? हमारी जिम्मेदारी थी सभी साथियों को जो रूट दिया गया उस पर ले जाएं। मैं भी वही था, मंच के संचालन करने वाले बहुत सारे लोग, इस सारे गाजीपुर इस बॉर्डर की इस सारे मोर्चे की व्यवस्था देखने वाले संत बाबा जी भी हमारे साथ में थे, राकेश टिकेती साथ में थे। राकेश टिकेती ने हम सब ने हाथ जोड़ के जो साथी उधर जाना चाहते थे गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे से सबको इधर भेजा हमने, वहीं पर तो हमारी आंखों के सामने का है सारा। और उसके बाद जो साथी आगे चले गए, मैंने खुद रिक्वेस्ट की कि आप 4-5 लोग जाइए, जो आगे चले गए हैं उन्हें वापस लेकर आइए, क्योंकि वो पुलिस की बात नहीं मानेंगे, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। तो 4-5 साथी यहां से वहां गए और उनको वहां से वापस लेकर आए, लेकिन उससे पहले जो लोग रिंग रोड पार करके आगे निकल गए वो निकल गए। हम क्या कर सकते हैं उसमें? कोई भी क्या कर सकता है? जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी थी प्रशासन की, शासन की, पुलिस की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब तुम्हारी नीयत ही खराब हो तो तुम जो चाहते हो वो करोगे, क्योंकि ताकत तुम्हारे हाथ में, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मैं जरा पूछ सकता हूं सरकार से या पुलिस प्रशासन से, जब लाल किले पर 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है या राजपथ पर 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है, मैं पिछले करीब 35 साल से दिल्ली में रहता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी उधर ही है, वहीं से होकर सारी जो वो झांकियां और सारी परेड उधर से जाती निकलती है। 3 दिन पहले पूरा इलाका सील कर दिया जाता है, राजपथ से लेकर उधर का जितना भी इलाका है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, पटियाला हाउस कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उधर का सारा इलाका लाल किले तक पूरी तरह सील कर दिया जाता है। तो इस बात का जवाब दो, जब सील कर दिया जाता है और लाल किला सेना के हाथ में है, तो इन लोगों के पहुंचने से पहले वहां पे
1000 लोग कैसे थे, इस बात का जवाब देगी सरकार? है सरकार के पास जवाब? और हमें बता रहे हैं कि हमने कानून तोड़ा, हमने हिंसा की। हमारे किसी व्यक्ति ने हिंसा नहीं की, हमारे किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे किसी व्यक्ति ने अनुशासनहीनता नहीं की। ये तुम्हारी ही नाकामयाबी थी, तुम्हारी साजिश थी, जिसकी वजह से हमारे कुछ साथी भटक गए और उन्हें आगे जाके आपको रास्ता दिखाना था, वो आपने नहीं किया। उसका सारा इल्जाम हम पे थोप दिया, जिसकी वजह से कितने लोगों को चोटें आई। जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं। और आप में इतना नैतिक साहस भी नहीं है, क्योंकि नैतिकता आपकी मर चुकी है, साहस आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि आप षड्यंत्रों के अलावा, हिंसा के अलावा कुछ जानते नहीं है। इसीलिए ये हिंसा जो करवाई आपने करवाई, पकड़ो ना जाके उसको। आप 25 तारीख का दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका बयान सुनिए, आप मीडिया में चल रहा है। उन्होंने ये कहा था हमने सारी व्यवस्था कर ली है, सब लोगों से बात हो गई है, सारे रास्ते तरीके से हमने उनका सब कुछ बैठ के आपस में बात कर ली है, और हमें यह भी पता है कि कुछ अराजक तत्व इसमें घुसे हुए हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई किया। ये बात मेरी सुनना आप और मीडिया में सुनना, ये पुलिस कमिश्नर का बयान है, मेरा नहीं है। तो जब आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और जो भी होगा हम देखेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। गणतंत्र दिवस पर सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली पुलिस की, हमारी नहीं है। हम आपको सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए जो रूट बताया हम उससे जा रहे हैं। तो जब पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कुछ अराजक तत्व हैं, हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, और रात को भी आपके 2 लोगों से बात भी हुई है, फिर आपने उन लोगों को कैसे आने दिया? इस बात का जवाब सरकार और पुलिस को देना पड़ेगा। कैसे आने दिया आपने उनको? या तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने कोई आइडेंटिफाई किया, और अगर आइडेंटिफाई किया तो आपने उनको पहले ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और अगर आपको मालूम था रात को ही कि कुछ लोग जो रूट है उससे अलग जाएंगे, तो आपने परमिशन कैंसिल क्यों नहीं की? आपने किसान नेताओं की जानकारी में लाए क्यों नहीं? आप, ये आपकी जिम्मेदारी थी, लेकिन सब कुछ नहीं किया, और बड़े तरीके से सब कुछ होता रहा। और लाल किले पर आपने देखा होगा एनडीटीवी में पुलिस वाले कैसे आराम से कुर्सी पर बैठे, कैसे कुर्सी पर बैठे बड़े आराम से, और सैकड़ों की संख्या में, और सबके सामने सब कुछ हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? और ये जो परेड है, ये परेड होने से 26 जनवरी से कुछ दिन पहले ही केवल इंडिया गेट तक सीमित क्यों कर दी गई? ये परेड वहां से चलती है विजय चौक से, और विजय चौक से चलती हुई राजपथ होते हुए इंडिया गेट आती है, और इंडिया गेट के बाद में इधर सुप्रीम कोर्ट होते हुए, आईटीओ होते हुए लाल किले तक जाती है। क्यों आपने चेंज करी? क्यों रोकी आपने? इसका मतलब यह है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए आपके दिमाग में गंदगी पहले ही चल रही थी। एक मौका है और इस आंदोलन को बदनाम करो, इसके अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। इसके अलावा ये तो मेरे आंखों देखी बात है, सारी की सारी मैंने बताई आपको। इसके अलावा जो वहां की टिकरी बॉर्डर की जो न्यूज मैंने सुनी है और कई चैनल्स के माध्यम से सुनी है, जो रूट दे रखा था टिकरी बॉर्डर से लेके वहां तक अपना नंगलोई तक का, उसके रास्ते में कई जगह रुकावटें डाल रखी थी। मैं जरा पूछ सकता हूं, जब रूट हमें दे रखा था तो बीच में बैरिकेड क्यों लगा रखे थे, रुकावटें क्यों डाल रखी थी? बताओ, इसका जवाब है कि तुम्हारे पास? अगर तुम इतने ही बड़े अच्छे हो, इतने ही देशभक्त हो, जबकि मैं जानता हूं तुमसे बड़ा गद्दार, तुमसे बड़ा देशद्रोही इस देश में कोई नहीं है, फिर भी अगर तुम ये बात कह रहे हो तो तुम इस बात का जवाब दोगे कैसे ये तुमने बैरिकेड बीच में लगा रखे थे? इस बात का जवाब तो मुझे नहीं देना, ये तो पुलिस प्रशासन को देना है, सरकार को देना है। लेकिन नहीं, बदनाम करना चाहते हैं, और जो गोदी मीडिया है उसे भी केवल एक पक्ष दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन में लाखों की संख्या में ट्रैक्टर और लाखों की संख्या में किसान मजदूर यहां आया हुआ है, और उसी की खबर की वजह से सरकार की टांगे कांप रही थी कि ये कैसे हो रहा है, इतने लोग कहां से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, पूरा उत्तर
प्रदेश यहाँ पे था उस दिन। जिसने देखा नहीं उसकी तो जानता नहीं, लेकिन जिसने देखा उसने वो नजारा देखा होगा। पूरा उत्तर प्रदेश का किसान यहाँ पर था, यही हालत थी। तो आपको काम क्या करना था? आपको जो आपने वादा किया तरीके से वो रूट बनाना था, ताकि पूरी परेड व्यवस्थित तरीके से चली जाए और शांतिपूर्वक संपन्न होकर वो दिन बीत जाए। ये जिम्मेदारी आपकी थी, पर आपने नहीं निभाई। और अब आप आरोप लगा रहे हो हम पर। और फिर भी इस घटना को जो हुई है, थोड़ी सी लाल किले पर हुई, लाल किले के बाद में थोड़ी सी आईटीओ पर हुई, जहां पर हमारा एक साथी शहीद हो गया। और आपको मैं बता रहा हूं, वो जो रिपोर्ट है, वो जो देख रहे हैं आप, फोटो में साफ है, हमारे उस साथी को यहां गोली लगी है। यहां से उसका भेजा भी थोड़ा सा बाहर, जो रिपोर्ट उसमें है। और कहा जा रहा है कि इसकी मौत गोली से नहीं हुई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे बनती है, कैसे बदलती है, कैसे मैनिपुलेट होती है, मैं तो फौजदारी का वकील हूं, मेरे से ज्यादा नहीं जान सकते हैं। मैं तो जानता हूं क्या है सारी चीजें, सब मैनिपुलेशन। लेकिन झूठ सामने आ ही जाता है और सच भी सामने आके खड़ा हो ही जाता है। इसलिए सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है। 80% से ज्यादा किसान बहुत शांतिपूर्वक तरीके से अपनी परेड करते हुए अपने वापस उसी गंतव्य पर पहुंच गए जहां से वो चले थे। ये दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई वो छुटपुट चीजें नहीं, और उसमें भी पुलिस को मारते हुए दिखाया जा रहा है। यानी जो किसान पीटे गए हैं वो गोदी मीडिया ने कहीं नहीं दिखाया, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं है। अबे बेशर्म हो, अगर तुम वाकई में ईमानदार हो तो दोनों चीज दिखाओ ना, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, सच दुनिया के सामने लाओ। लाते क्यों नहीं उसे? नहीं लाएंगे क्योंकि अंदर से डरे हुए हैं। और अब जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, योगेंद्र यादव जी को कोई कह देगा कि योगेंद्र यादव जी असभ्य व्यक्ति हैं, वो तो कठोर शब्द भी नहीं बोलते, वो तो इतना प्यार से बोलते हैं, इतने सभ्य तरीके से बोलते हैं, फिर भी उनका नाम। और उनके बीच में अपील भी है कि जो भी साथी हैं वो सारे साथी इस चीज को कोई भी नहीं करे और चुपचाप अपने पहुंचे उसी गंतव्य पर जहां। ये उनकी अपील भी है बीच ही में, सबने सुनी होगी, आप लोग सुने। उनका नाम बलबीर सिंह राजेवाल साहब का, बहुत समझदार, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, बहुत तरीके से बात करते हैं, तथ्यों पर तर्क पर बात करते हैं। उनका नाम एफआईआर में, मतलब जो कोई सोच नहीं सकता, ये लोग ऐसे हैं कि ये कभी भी उकसाने की भी कोई बात कर सकते हैं, हिंसा तो बहुत दूर की बात है। एंड उनका नाम गुरनाम सिंह चढ़ोली साहब का नाम, जो एक नौजवान साथी है, राजेंद्र सिंह दीपवाल, उनका नाम, डॉक्टर दर्शन जी का नाम, दर्शनपाल जी का नाम, टिकैत जी का नाम। अगर कोई होता तो मैं तो अलग बात थी, और मेरी आंखों के सामने इन्होंने हाथ जोड़कर टिकैत जी ने ट्रैक्टर वाले साथियों को रोका और इस तरफ जो रूट है उस पर गया, उसको सबको भेजा। हम 1.5 घंटे तक वहां रहे इसके पुल के नीचे। इन लोगों के खिलाफ आप जो है एफआईआर कर रहे हो, कर लो, एफआईआर क्या फर्क पड़ता है? कोई नई चीज है क्या? हमारे खिलाफ भी एफआईआर हुई, हम भी लड़ते रहे, आंदोलनकारी है तो ये तो सारी चीजें चलती हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है? ले जाओ उठा के, जेल में रहेंगे क्या? हमारे विचारों को बदल दोगे क्या? हमारी ताकत को छोड़ दोगे क्या? हमारे हौसले को पस्त कर सकोगे? किसी कीमत पर नहीं। 4 साथी जाएंगे, 10 साथी यहाँ खड़े होंगे और इस आंदोलन को उसी तेजी से, उसी मजबूती से चलाएंगे, और जब तक जीत नहीं लेंगे कोई भी यहाँ से वापस जाएगा नहीं। देखते हैं तुम्हारे कितने अत्याचार करते हो। आज की बात हो रही है, आज की बात नहीं है। आंदोलनों में सारी चीजें होती हैं, और जो मीडिया, गोदी मीडिया, वो तुम्हारा कब था? तुम्हारी बात कब दिखाई उसने? उस पर किस बात का विश्वास करना है? वो वक्त पत्रकारिता भूल चुका है, अपना धर्म भूल चुका है, और आज की तारीख में वो गुलामी और दलाली करने के अलावा, तलवे चाटने के अलावा और दूसरा काम नहीं है उसके पास में। उसकी क्या चिंता करनी है? देखो सोशल मीडिया, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी यही से कर रहे थे उस दिन रिपोर्टिंग, बहुत लोगों ने देखा होगा। उन्होंने बताया, अभिषेक शर्मा जी को देखो, उन्होंने बताया। इसके अलावा
पक्ष दिखा रहे हैं, उनकी बात सुनने, मानने और देखने की जरूरत है। जो गुलाम है उनकी बात पर जरा भी कान देने की जरूरत नहीं है। जेल में डालने हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो साथी चले गए हैं, जो पुलिस डराने की कोशिश कर रही है, साथियों ये जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या आप ये मस्ती करने आए हैं? नहीं ना। क्या आप यहाँ पर किसी तरह का मनोरंजन करने आए हैं? नहीं ना। आप संघर्ष करने आए हैं और आप देश को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। मैंने कितनी बार मीडिया को बताया है, जो भी सोशल मीडिया के साथी हैं, यहां से भी बोला है और हर चीज को, कानून की एक एक चीज को बहुत तरीके से समझाया है। हमारी लड़ाई वो है और षड्यंत्रकारी सरकार, उसके जो इरादे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कभी भी कामयाब नहीं होंगे। जरूरत नहीं है। जिनका ईमान मर चुका, जो बेईमान हो चुके, उनसे किस बात का डरना है यार? क्या कर लेंगे वो? इनका इतिहास ही अशांति फैलाने का, हिंसा फैलाने का और हिंसा फैलाकर सत्ता पर कब्जा करने का यही है और कुछ नहीं है। सच के सामने इनकी टांगे कांपती हैं ऐसे, इसलिए बोल नहीं सकते। इसलिए मेरा आपसे केवल एक निवेदन है साथियों, एफआईआर हुई है जिनके साथ, किसी को भी छुपने की जरूरत नहीं है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। गिरफ्तार करने आए, सम्मान के साथ गिरफ्तार होंगे, पूरी कानूनी प्रक्रिया से होंगे। हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ में खड़ी है। कोई चिंता की बात नहीं है। कभी तो न्याय मिलेगा, किसी दिन तो मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। एक दिन तो ऐसा होगा जिस दिन अत्याचार खत्म होगा, जरूर होगा। इसी मिट्टी में मिल गए अच्छे अच्छे तानाशाह, तो मोदी और अमित शाह की क्या औकात है? घबराना नहीं है इनसे। कानूनी लड़ाई जैसे लड़ी जाती है, लड़ी जाएगी, पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, पूरा वकील समाज आपके साथ में है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें उम्मीद किसी से भी नहीं है, ना अदालत से, और सरकार तो गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं। गोदी मीडिया कुछ भी कहे, आरएसएस के जो कुछ भी कहे, ये आरएसएस वाले जो देश के सबसे बड़े गद्दार तो यही हैं। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कभी इन्होंने देश का ध्वज नहीं लगाया, ये है। और जिस वीर सावर की बात करते हैं, वीर सावरकर की, जिसे अपना सर्वधर्म मानते हैं, वही वीर सावरकर अंग्रेजों से माफी मांग के उन्हीं की पेंशन पे जिंदा रहा। ये इनकी बात करते हैं, ये इनकी औकात है। आजादी के आंदोलन में इनका इतना सा भी हिस्सा नहीं, और आज अपने आप को समझ रहे हैं कि तुम सब समझ लोगे। एक चेतावनी देना चाहता हूं, माननीय मोदी जी, आपके दिन अब लद चुके हैं, लग चुके हैं। अब कुछ बचा नहीं है बाकी, और ये आपकी जाने से पहले की फड़फड़ाहट है। कितना भी फड़फड़ा लो, अब आपकी सत्ता का अंत होकर ही रहेगा और इस देश के लोगों को उसका हक मिलेगा। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।